साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, चेक मैटर को लेकर मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं। कई बार चेक मैटर में ऐसा होता है कि हमारे चेक का मिसयूज़ किया गया है और हमारे पास इस चीज़ का प्रमाण भी है, पर जब कोर्ट से हमें सम्मन्स या वारंट आते हैं तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाते हैं क्वेश्चन के लिए। तो क्या हमें क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, और सक्सेस मिलने के चांसेस क्या रहेंगे, जो कि आप सबकी एक बेसिक और कॉमन क्वेरी है। इस पर्सपेक्टिव में मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। जो कुछ बता रहा हूँ वो काफ़ी स्पेसिफिक है और डिटेल डिस्कशन के रूप में अपनी बात को आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि भविष्य में आपका पैसा, आपका समय बच सके और लीगल कंट्रोवर्सी में फंसने की जगह आप ऑप्टिमम रिजल्ट्स को जो है एज पर लॉ ऑब्टेन कर सके। यही मेरा मकसद है। साथियों, मैं एक डिफेंस काउंसिल हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि डिफेंस को बचाना। अगर आप प्रोसिक्यूशन की साइड से हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, पर अगर आप डिफेंस साइड से हैं और आपको झूठा फंसा दिया गया है तो उस पर्सपेक्टिव में करना क्या है, यह इस वीडियो में खुल के बताया गया है। साथियों, 138 NI एक्ट, हम सब जानते हैं कि जब भी चेक बाउंस होगा तो इस धारा के अंतर्गत हमारा प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। सेक्शन 138 NI एक्ट तभी एप्लीकेबल है जब प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि डेट जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल है और उसके भुगतान के पेटे वर्तमान चेक दिया गया है। अगर प्रोसिक्यूशन लीगल इन्फोर्सेबल डेट को प्रूव नहीं कर पाता तो वहाँ पर सेक्शन 138 NI एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। पर साथियों, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि हमारे चेक का मैनिपुलेशन हुआ है, हमारे चेक की फॉर्जरी हुई है और हमें इमीडिएट रिलीफ कोर्ट से मिलना चाहिए, और ख़ासकर हम समनिंग ऑर्डर्स को चैलेंज कर डालते हैं। साथियों, ऐसा ही एक केस में हुआ। सबसे पहले आप केस का जो है नाम नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आगे का। रतीश, RATHISH बाबू वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें अक्यूज के द्वारा समनिंग ऑर्डर को जो है वो चैलेंज किया गया था। उसका ये कहना था कि मेरे चेक का मिसयूज़ हुआ है और प्रोसीडिंग को इनिशियल स्टेज पे क्वेश किया जाए। मामला अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइंस अपने फैसले में लिखी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिकेटिव भी है कि डिफेंस साइड से अगर आप केस को लड़ रहे हैं और ऐसी समस्या में फंस गए हैं तो वहाँ पर करना क्या है, हाई कोर्ट जाना है या नहीं जाना है। ये वीडियो उस पर्सपेक्टिव में आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एट द स्टेज ऑफ समनिंग ऑर्डर, कि जब समनिंग ऑर्डर की स्टेज है, व्हेन द फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इज येट टू बी डिसाइडेड एंड कंसीडर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, इन दैट सिनेरियो a prima facie impression occurs and the element of criminality could not be ruled out and the proceeding at the initial stage could not be quashed। तो प्राइमरी की क्या है कि जब किसी मैटर में कंट्रोवर्सी है और ख़ासकर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को ट्रायल कोर्ट में एविडेंस के बेसिस पर ही डिसाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर समनिंग ऑर्डर को इनिशियल स्टेज पर कैंसिल या सेट असाइड या क्वेश नहीं कर सकते हैं। इस बात ने काफ़ी हद तक हमें ये समझा दिया है कि ऐसे फैक्ट्स जो आपके निगाह में ठीक है, जिन्हें परिवादी किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है और जीरे के पर्सपेक्टिव में ही उनका फेट, उनका इंटरप्रिटेशन तय हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ट्रायल फेस करनी है। आपको वहाँ पर क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना है। क्लियर हो गई बात ये। और इस बात को इसलिए स्पेसिफिक किया है कि 482 CRPC का स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। साथियों, कई बार ऐसे डिसीजन आए हैं कि रेयर केसेस में ये पावर एक्सरसाइज करनी है। कोर्ट ने ये भी स्पेसिफिक किया है कि अगर फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, ऐसे फैक्ट जिनको परिवादी एक्सेप्ट कर सकता है या कर चुका है या उससे वो हॉस्टाइल
या उससे वो विद्रोह हो या उससे वो टर्नआउट नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर स्थिति अलग होगी। पर जहाँ पर फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज हैं और ये तय होनी है और प्रीमे फेशिये एक्सप्रेशन क्रिएट कर रही है कि आपके द्वारा क्राइम किया गया है या आपका इन्वॉल्वमेंट क्राइम में दिखता है, तो वहाँ पर 482 CRPC में जाने की बजाय आपको ट्रायल का प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा अपन चल रहे हैं आगे। इन आवर असेसमेंट द इम्प्यूटेंट जजमेंट इज रेंडर्ड बाय अप्लाइंग द करेक्ट लीगल प्रिंसिपल्स एंड द हाई कोर्ट राइटली डिक्लाइन द रिलीफ टू द अक्यूज। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि जो भी फैसला हाई कोर्ट का है जिसके तहत प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करने से मना किया गया, ये एक रीजन ऑर्डर है और साउंड लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कोर्ट का कहना है कि टू रिब्यूट द लीगल प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम द अपीलेंट मस्ट गेट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू एड्यूस द एविडेंसेस इन द ओपन ट्रायल एंड द कंसर्न कोर्ट विल weigh the material to reach out the truth so that the matter could be decided judicially। एक स्पेसिफिक बात कही है कोर्ट ने कि जब अक्यूज्ड का ये कहना है कि मुझे झूठा फंसाया गया है और उसके पास एक अच्छा मटेरियल है, तो वह ऐसे मटेरियल कोर्ट में पेश करे और कंसर्न जज उस मटेरियल पर विचार करेगा और सही निर्णय पे, जो कि जुडिशियस होना चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल एंड इट शुड बी रीजन्ड, ताकि सही रूप से जो है हम प्रकरण का डिस्पोजल कर सकें और सही रूप में जो व्यक्ति है उसे न्याय प्रदान कर सकें। तो इस बात की ड्यूटी भी जो है कोर्ट पर इम्पोज कर दी है कि अगर ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा, उसको वे आउट करना पड़ेगा और उसके आधार पर अगर ऑफेंस मेड आउट नहीं है तो आपको बैरी भी करना पड़ेगा। तो एक आसान रास्ता डिफेंस के लिए खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप क्वेश्चन के लिए नहीं जा पा रहे हैं या क्वेश्चन आपको नहीं कराना है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, उन फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को रखिए और कोर्ट उनको वे आउट करते हुए आपके लिए डिसीजन करेगा। बट जजमेंट का क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी जुडिशियस, इट शुड बी रीजन्ड एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्लियर हो गया? इजी हो गया? चलें आगे। ठीक है जी। द कोर्ट स्पेसिफाइड दैट अ फेयर ट्रायल in which the rule of evidence are honored, the accused has competent counsel and judge enforce a proper courtroom procedure. A trial in which every assumption can be challenged. We expect no less and no more for the appellant. कि हिंदुस्तान में कॉन्सेप्ट है फेयर ट्रायल का कि जब भी आपको फैक्चुअल सिनेरियो रख रहे हैं और जिससे केस में डाउट क्रिएट हो रहा है और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और ये इंडिकेटिव है कि आपके चेक का मिसयूज़ किया गया है, तो ऐसे मटेरियल पर विचार करना ही होगा और ऐसे मटेरियल विचार करते हुए फैसला भी करना होगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फेयर ट्रायल किसी भी रूप में अज्यूम नहीं की जा सकती। अजम्पशन क्या है कि अक्यूज को हर एक मौका आपको देना है जिसके आधार पर वो अपना इनोसेंस साबित कर सके, जिसके आधार पर वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सके, सस्पेक्ट क्रिएट कर सके, जिसके लिए एप्रोप्रिएट रूम भी अक्यूज को प्रोवाइड करना है कि जिस पर्सपेक्टिव में वो अपना एविडेंस रखते हुए अपनी बेगुनाही को भी जो है साबित कर सके। We might add before parting that observation made in judgment is only for the limited purpose of this order. Those should not stand in the way of the trial court to decide the case on merit. The appeals are dismissed. तो कुल मिला के एक रास्ता बंद हुआ पर दूसरा खुल भी गया कि आपके पास अगर मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसको आप पुटअप करें और ट्रायल कोर्ट उसे विचार करते हुए आपको न्याय प्रदान करेगा ही करेगा और केस का फैसला मेरिट्स पर करना होगा। इन लिमिने एक्स पार्टी मैनर में आपका डिफेंस कंसिडर किए बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। तो साथियों, घबराने का नहीं है, मजबूती के साथ लड़ने का है। तो मैंने आज के वीडियो में 3 एजेंडा क्लियर कर दिए कि अगर मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है और किसी भी फैक्ट को एडमिट नहीं किया गया है परिवादी के द्वारा, तो वहाँ पर हमें हाईकोर्ट नहीं जाना है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप ट्रायल फेस कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप सारे फैक्ट्स को रखें, वहाँ पर कोर्ट को इन फैक्ट्स पर विचार करना होगा और मेरिट्स पर केस का जो है फैसला करना होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जजमेंट का पैरामीटर क्या है? इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी रीजन्ड एंड इट शुड बी जुडिशियस। अगर तीनों पैरामीटर स्टैंड कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफेंस जीतेगा और वहाँ पर कोई तकलीफ जो है हमें नहीं होनी है। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।